India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। ज्ञानव्यापी पर वाराणसी जिला कोर्ट कल फैसला करेंगे कि मस्जिद की एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाए या नहीं। मुकदमे की सुनवाई शुरू करने से पहले मुस्लिम पक्ष के आवेदन पर सुनवाई पर भी होगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मकोका लागू करने के लिए हिंसा हमेशा एक अनिवार्य शर्त नहीं, डराना धमकाना भी मकोका के अंतर्गत आएगा। अवैध अप्रवासियों की पहचान और वापस भेजने वाली जनहित याचिका का झारखंड सरकार ने किया विरोध। कहा, पीआईएल का मकसद अल्पसंख्यकों की मदद करना है। अवैध अप्रवासियों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए राज्यों में तंत्र है मौजूद। अनुबंध की समाप्ति पर सरकारी स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन वितरण बंद होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति। कहा, मुद्दा व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य के संदर्भ में अहम है। India Legal presents Courts Roundup. ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामले पर आज वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों तरफ की दलीलें सुनकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। ये फैसला कल यानी कि मंगलवार को आएगा। कल फैसला करेंगे कि मस्जिद की एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाए या नहीं। मुकदमे की सुनवाई शुरू करने से पहले मुस्लिम पक्ष के आवेदन पर सुनवाई शुरू करने से पहले आपत्तियां आमंत्रित की जाएं। जिला अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा कि इस विवाद की आगे की सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो। वादी पक्ष की तरफ से जिला जज की कोर्ट से ये मांग की गई कि सर्वे के दौरान संग्रहित किए गए साक्ष्यों को कोर्ट पहले देख ले, फिर आगे किसी तरह की सुनवाई करे। वहीं प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष मुकदमे की पोषणीयता पर ही सुनवाई कराना चाहती थी, जिस पर कोर्ट ने कल की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला वाराणसी कोर्ट को ट्रांसफर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला जज की अदालत में आज सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में कल यानी मंगलवार को फैसला आ सकता है। कल न्यायालय की तरफ से बताया जाएगा कि ये मामले आगे सुनवाई योग्य हैं या नहीं। अब सबकी निगाहें जिला जज की अदालत पर टिकी हैं। इस मामले में अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद की सुनवाई आज हुई। इस दौरान कचहरी परिसर और आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रही। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा, हम लोगों ने कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सीडी और तस्वीरें उपलब्ध कराने के लिए एक आवेदन दिया था। वहीं अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि हिंदू पक्ष का दावा मजबूत है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और बाकी सबूतों का अध्ययन करने के बाद कोर्ट कोई फैसला देगा। कल न्यायालय की तरफ से बताया जाएगा कि ये मामले आगे सुनवाई योग्य हैं या नहीं। आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अब इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड पे पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी है उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए। तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी।
सुनवाई के दौरान जिला जज की अदालत में कुल 23 लोग मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के 19 वकीलों और 4 याचिकाकर्ता कोर्ट रूम में मौजूद रहे। अंदर जाने की अनुमति उन्हें मिली जिनका नाम सूची में दर्ज था। हिंदू पक्ष की मांग, श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग, वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग, नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाने की मांग, शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग, वजू खाने का वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग। मुस्लिम पक्ष की मांग, वजू खाने को सील करने का विरोध, 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस पर सवाल। जिला जज की अदालत में काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने रूल 1 नियम 10 के तहत पक्षकार बनने, ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के दर्शन, पूजन और राग भोग सेवा के लिए आवेदन किया। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के लिए दोनों पक्ष के अधिवक्ता जिला जज की अदालत में पहुंच चुके हैं। वहीं मसाजिद कमेटी ने नया आवेदन किया है। वाराणसी जिला जज की अदालत में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने नया आवेदन दिया है, जिसमें ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर सीनियर डिवीजन की अदालत में हुई अब तक कई कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए निस्तारण गुणदोष के आधार पर करने की मांग की गई है। वाराणसी जिला अदालत में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने नया आवेदन दिया है, जिसमें ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर सीनियर डिवीजन की अदालत में हुई अब तक की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए निस्तारण गुणदोष के आधार पर फैसला देने की मांग की गई है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने जमानत की सभी याचिकाओं को दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर दिया है। जिला जज आज सिर्फ ज्ञानवापी के मसले पर सुनवाई करेंगे। नागरिक प्रक्रिया संहिता यानी CPC के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की पोषणीयता पर पहले सुनवाई होगी। मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा अर्चना की अनुमति और अन्य देवी देवताओं के विग्रहों को संरक्षित करने की मांग के साथ ही DGC सिविल महेंद्र प्रसाद पांडे के मछलियों को संरक्षित करने और वजू स्थल को हटाने और वादी पक्ष के दीवार तोड़ने के आवेदन पर सुनवाई होगी। साथ ही कमीशन रिपोर्ट पर भी आपत्ति मांगी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने मथुरा में एक स्थानीय अदालत के समक्ष एक आवेदन दिया है, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर शुद्धिकरण अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी गई है। इसमें दावा किया गया कि केशव देव मंदिर का गर्भगृह कभी वहां स्थित था। आवेदक ने गंगाजल और यमुना जल के साथ ही केशव देव मंदिर के गर्भगृह के शुद्धिकरण की अनुमति मांगी है। आवेदन में दावा किया गया है कि अगर विवादित परिसर को सील नहीं किया गया तो संपत्ति का धार्मिक चरित्र बदल जाएगा। इस आवेदन में उन्होंने कहा कि विवाद स्थल पर ईदगाह मस्जिद का होना उनकी भावनाओं को आहत कर रहा है और इसलिए उन्होंने गंगाजल और यमुना जल के साथ अनुष्ठान करने के लिए गर्भगृह के अंदर प्रवेश करने की अनुमति मांगी है। आवेदन में यह भी मांग की गई है कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर की सुरक्षा बढ़ाई जाए, किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक लगाई जाए और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के उस स्थान को सील करने की वाराणसी कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए जहां एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वेक्षण में शिवलिंग मिलने की सूचना दी। आवेदन में कहा गया कि ईदगाह मस्जिद परिसर को भी सबूत के रूप में तुरंत संरक्षित करने की आवश्यकता है, अन्यथा पक्षकारों को इन सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट इस याचिका पर 1 जुलाई को सुनवाई कर सकता है। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मथुरा की एक स्थानीय अदालत को श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के संबंध में उनके समक्ष लंबित 2 आवेदनों पर 4 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें डिपोर्ट करने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका का विरोध करते हुए झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जनहित याचिका का उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा या अल्पसंख्यकों और वंचित समूहों या लोगों की मदद से जुड़ा होता है। झारखंड सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा, यह गलत अनुमानों पर आधारित है और इसमें कोई भी ठोस आधार नहीं है। केंद्र और राज्यों को अवैध अप्रवासियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और डिपोर्ट करने या उनके मूल देश वापस पहुंचाने का निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका का झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा कि जनहित याचिका का उद्देश्य अल्पसंख्यकों और वंचित समूहों की मदद करना होता है। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा,
कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की गठबंधन सरकार का ये जवाब अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल PIL पर दाखिल किया गया है। उपाध्याय ने याचिका में केंद्र और राज्य को बांग्लादेशी और रोहिंग्या समेत सभी अवैध अप्रवासियों की पहचान करने, हिरासत में लेने और डिपोर्ट करने का निर्देश देने की मांग की गई है। झारखंड पुलिस के IG प्रशांत कुमार की ओर से दाखिल 15 पन्नों के हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि अवैध अप्रवासियों या विदेशी नागरिकों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए विभिन्न राज्यों में डिटेंशन सेंटर, होल्डिंग सेंटर और कैंप स्थापित करने के लिए पहले से ही एक तंत्र मौजूद है। राज्य सरकार ने हजारीबाग जिले में एक मॉडल डिटेंशन सेंटर स्थापित किया है। हलफनामे में जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा गया कि जनहित याचिका का उद्देश्य मानवाधिकारों और समानता को बढ़ाने या फिर अल्पसंख्यकों और वंचित समूहों या लोगों की मदद करने के लिए इससे जुड़े मुद्दों को उठाना होता है। झारखंड सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ये गलत अनुमानों पर आधारित है और इसमें कोई भी ठोस आधार नहीं है। उपाध्याय ने याचिका में केंद्र और राज्यों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या समेत सभी अवैध प्रवासियों की पहचान करने, हिरासत में लेने और डिपोर्ट करने का निर्देश देने की मांग की गई है। हलफनामे में जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा गया कि जनहित याचिका का उद्देश्य मानवाधिकारों और समानता बढ़ाने या फिर अल्पसंख्यकों और वंचित समूहों या लोगों की मदद करने के लिए इससे जुड़े मुद्दों को उठाना होता है। झारखंड सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ये गलत अनुमानों पर आधारित है और इसमें कोई भी ठोस आधार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम या मकोका के प्रावधानों को लागू करने के लिए हिंसा का वास्तविक उपयोग हमेशा एक अनिवार्य शर्त नहीं है। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि मकोका के तहत हिंसा या यहाँ तक कि डराने, धमकाने या जबरदस्ती की धमकी संगठित अपराध के दायरे में आएगी। इसके अलावा अन्य गैरकानूनी साधनों का उपयोग भी उसी शरारत के अंतर्गत आएगा। कोर्ट ने कहा, अदालत बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के फैसले को चुनौती देने वाले एक आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता अभिषेक की याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें उसके खिलाफ मकोका लागू करने को चुनौती दी गई थी। अभिषेक पर अन्य लोगों के साथ 8 मई 2020 को नागपुर में एक रेस्तरां मालिक के अपहरण के आरोप में 20 लाख रुपए की फिरौती के आरोप में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने बाद में आरोपियों पर मकोका के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। इस तथ्य पर विचार करते हुए वो निरंतर आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। पीठ ने अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि संगठित अपराध से संबंधित धारा 21E को आकर्षित करने के लिए हिंसा का उपयोग आवश्यक है। कोर्ट ने गगन सिंह नेपाली केस पर भी भरोसा किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना था कि अपराध करने वाले व्यक्ति को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ नहीं हो सकता, लेकिन उससे समाज में यहाँ तक कि सिंडिकेट में भी एक मजबूत पकड़ या वर्चस्व प्राप्त होना भी एक लाभ है। पीठ ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि अपीलकर्ता के खिलाफ लंबित या निपटाए गए सभी मामलों में दंगा और घातक हथियारों का उपयोग शामिल है, जिससे शांति भंग हुई। पीठ ने कहा कि बरी किए जाने के मामले में गवाह मुकर गए थे और मुख्य शिकायतकर्ता गवाही देने के लिए नहीं आया था। अन्य मामले को रद्द कर दिया गया क्योंकि क्रॉस शिकायतें थी और बाद में एक समझौता किया गया था। ज्ञानव्यापी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को नई याचिका दायर की गई। ये याचिका अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई है। उनका कहना है कि उनका पक्ष भी सुना जाए। उपाध्याय ने ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की। अपनी हस्तक्षेप याचिका में उपाध्याय ने कहा, ये मामला सीधे तौर पर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। उनकी मांग है कि इस मामले पर मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप को निर्धारित करने से नहीं रोकता। इसके अलावा इस्लामिक सिद्धांतों के आधार पर भी देखें तो मंदिर तोड़कर बनाई गई कोई भी मस्जिद वैध नहीं हो सकती। याचिका के मुताबिक ज्ञानव्यापी में सदियों से भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा होती रही है। ये उनकी संपत्ति हमेशा से रही है, इसलिए इस संपत्ति पर से उनका अधिकार छीना ही नहीं जा सकता। उपाध्याय की याचिका के मुताबिक एक बार मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाने पर जब तक कि विसर्जन की प्रक्रिया द्वारा मूर्तियों को वहां से हटाया ना जाए, तब तक उसका वहां स्वरूप मौजूद माना जाता है। अगर मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया जाए या फिर उस जगह नमाज ही पढ़ी जाए तो भी उसका धार्मिक स्वरूप
स्वरूप नहीं बदल सकता। उपाध्याय ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। आवेदक ने निवेदन किया कि केवल उन्हीं स्थानों की रक्षा की जा सकती है जिनका निर्माण उस व्यक्ति के व्यक्तिगत कानून के अनुसार किया गया था जिसे बनाया गया था, लेकिन व्यक्तिगत कानून के उल्लंघन में बनाए गए स्थानों को स्थान नहीं कहा जा सकता। पूजा हराम है इस्लाम में, पूजा स्थल यानी मंदिर हराम में है, मूर्ति पूजा हराम है, तो पूजा स्थल कानून फिर मस्जिद पे कैसे लागू हो सकता है? पूजा स्थल कानून मंदिर पे तो लागू हो सकता है, लेकिन मुस्लिम्स जो मस्जिद कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद है, वो पूजा स्थल कानून अपने हक में उसको यूज नहीं कर सकते। जैन एक बार पूजा स्थल कानून के लिए अपने मंदिर की बात कर सकते हैं, बौद्ध पूजा स्थल कानून को अपने लिए मांग कर सकते हैं, सिख पूजा स्थल कानून को अपने लिए हक के लिए यूज कर सकते, मुस्लिम पूजा स्थल कानून को यूज नहीं कर सकते। पूजा स्थल कानून पूजा स्थलों पे लागू होता है, प्रार्थना स्थल पे नहीं, और मस्जिद पूजा स्थल नहीं बल्कि प्रार्थना स्थल है, और इसीलिए खाड़ी देशों में उसे जब जरूरत पड़ती है, जहां पे जरूरत पड़ती है सड़क चौड़ा करने के लिए या कोई दूसरा काम करने के लिए, उसको तोड़ दिया जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया टूर्स कॉरपोरेशन द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें वर्ष 2022 के हज के लिए प्राइवेट टूर ऑपरेटर को हज समूह आयोजक के रूप में विचार करने और हज की सूची में नाम शामिल करने के लिए भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं को अदालत पहले भी खारिज कर चुकी है और इस स्तर पर कोई राहत नहीं दी जा सकती। पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को कानून में उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया। जस्टिस नजीर ने कहा, हम हज 2022 के लिए कोई आदेश पारित करने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें अगले साल इस पर विचार करने दें। इस स्तर पर कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसे रमजान के दौरान बहुत पहले किया जाना चाहिए था। पीठ ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क करने के लिए याचिका वापस ले सकता है। हज उमराव जियात्रात टूर व्यवसाय के आयोजन का कार्य कर रहे याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि हज 2022 के लिए हज कोटे के पंजीकरण और आवंटन के लिए आवेदन पत्र की स्वीकृति उनके ऑनलाइन आवेदन के बाद और हज कमेटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र मानदंडों को पूरा करने के बाद भी रोक दी गई है। वादी ने व्यक्तिगत सुनवाई देने का अनुरोध किया था ताकि मामले पर फैसला सुनाने से पहले सही तथ्यों को साबित किया जा सके। ये प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी को पता चले कि हज 2022 के लिए HGO की अंतिम सूची प्रतिवादी द्वारा तैयार की गई थी, जहां याचिकाकर्ता का नाम नहीं है, और ब्लॉक लिस्टेड HGO की एक सूची भी तैयार की गई है जिसमें याचिकाकर्ता का नाम भी नहीं था। याचिका में कहा गया कि प्रतिवादी द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों और प्रक्रिया का पालन करने के बावजूद इस तरह से हज 2022 के लिए HGO की सूची से याचिका का नाम हटाना मनमाना है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन भी है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा को 27 मई 2022 को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया ताकि उसके खिलाफ देश झुके नहीं देंगे नामक शो प्रसारित करने और बाद में ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट के लिए उनके खिलाफ दर्ज FIR से संबंधित पूछताछ की जा सके। अदालत ने 11 मई को राज्य पुलिस को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोपों की जांच नहीं करने का निर्देश दिया था। अदालत ने ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आलोक में जारी किया गया था जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रावधान पर पुनर्विचार करने तक 152 साल पुराने राजद्रोह कानून को स्थगित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पत्रकार अमन चोपड़ा को IPC की धारा 124A के केस में राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली थी। अमन के शो को ट्विटर पर प्रसारित करने और पोस्ट करने की कार्रवाई के लिए 3 प्राथमिकी दर्ज की गई। अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित अपराधों के कमीशन के संबंध में किसी भी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले याचिकाकर्ता की पूछताछ समेत जांच आवश्यक है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अमन चोपड़ा को उसके ट्वीट पर गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार पर अपनी किशोरी योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन का वितरण बंद करने पर नाराजगी व्यक्त की है। पूर्ववर्ती सेवा प्रदाता के साथ अनुबंध की समाप्ति के कारण जनवरी 2021 से ये सुविधा बाधित है।
एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह नैपकिन का वितरण बंद होने से छात्राओं को समस्या हो रही है। कोर्ट ने कहा कि चल रहे अनुबंध की अनुपस्थिति केवल ऊपर देखे गए सामाजिक उपाय को बंद करने के लिए पर्याप्त नहीं है और दिल्ली सरकार को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक निजी विकसित करनी चाहिए जब भी कोई मौजूदा अनुबंध अपना समय व्यतीत करता है या समाप्त हो जाता है। पीठ ने कहा कि सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा होस्ट किए गए ई मार्केट प्लेसेस GEM पोर्टल पर अनुमोदित दरों पर खरीद करने के लिए हमेशा खुला है, जहां आम उपभोगकर्ता सामान और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। एडवोकेट अशोक अग्रवाल और एडवोकेट उत्कर्ष कुमार के माध्यम से NGO सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा दायर जनहित याचिका में कोर्ट ने टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि यह मुद्दा व्यक्तिगत स्वच्छता और सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सरकारी वकील SK त्रिपाठी ने अग्रिम नोटिस पर उपस्थिति होकर पीठ को सूचित किया है कि सरकार के समक्ष मौजूदा ठेकेदार के अनुबंध को निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया था। इसके लिए एक निविदा पहले मंगाई गई थी, जिसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद एक नई निविदा जारी की गई और गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल सत्र फिर से शुरू होने से पहले जुलाई तक की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.